हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किरण's कॉमर्स जोन। दोस्तों, कल हमने एक चैप्टर शुरू किया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हमने जाना था पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में कि अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होती है और कहाँ आके ख़त्म होती है। आज उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। दोस्तों, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपकी हर ट्रांजैक्शन में, हर रोज़ की स्टडी में ये वर्ड्स आएंगे और इनका मतलब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था कि जब हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो जो इंसान किसी बिज़नेस में, जो पर्सन किसी बिज़नेस में पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है दोस्तों, उसको कहते हैं प्रोपराइटर। द वेरी फर्स्ट टर्म इज़ प्रोपराइटर या फिर ओनर। ओनर कौन है? जिसने बिज़नेस में पैसा लगाया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि कल के एग्जांपल में आपको याद होगा, मैंने कहा था डेविड ने बिज़नेस शुरू किया। मान लो डेविड एक पर्सन है, इसने बिजनेस में पैसा लगाया, ये इसने बिजनेस शुरू किया दोस्तों। कोई भी इसका नाम रखा है, XYZ, कुछ भी नाम रखा होगा, इसने एक बिजनेस शुरू किया। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो डेविड है इसको हम बोलेंगे ओनर या फिर बोलेंगे प्रोपराइटर, यानी जो उसका मालिक है। तो द पर्सन हु स्टार्ट बिजनेस एंड इन्वेस्ट मनी और मनी वर्थ इज कॉल्ड प्रोपराइटर, यानी वो इंसान जो किसी बिजनेस में मनी हो गया पैसा, मनी वर्थ हो गया पैसे से रिलेटेड चीज़ें, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं अगर कोई बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूँ तो मैं बिज़नेस को कैसे शुरू करूँगा दोस्तों? बिज़नेस शुरू करने के लिए मेरे पास सबसे पहले पैसा होना चाहिए। तो पहले तो मैं पैसा भी लगाऊँगा, उसके बाद उसके सिवा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज़ करो जैसे मैं एक शोरूम खोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मुझे कैश चाहिए। अगर मुझे शोरूम किराए पे लेना है तब भी कैश चाहिए। अगर मुझे उसको ख़रीदना है, वो दुकान या शोरूम ख़रीदना है, तब भी मुझे वो स्पेस जो ख़रीदनी है उसके लिए भी पैसा चाहिए। फिर मैं ऐसे ही तो बिज़नेस शुरू नहीं कर सकता। एक दुकान लेने से, एक शोरूम लेने से बिज़नेस शुरू नहीं होता। अब आपको उसमें फर्नीचर भी रखना है, आपको उसमें स्टॉक मतलब क्या चीज़, जो चीज़ हम आगे कस्टमर को बेचेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम शुरू करने जा रहा हूँ, तो उसमें स्टॉक का मतलब हो गया AC, रेफ्रिजरेटर, LEDs, ये सारी चीज़ें मैं रखूँगा, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो एक तो मैंने पैसा भी लगाया, उसके बाद मैंने उसमें स्टॉक रखा, फर्नीचर भी लगाया, डिस्प्ले के लिए भी तो चाहिए फर्नीचर, तो फर्नीचर भी लगाया। तो ये जितनी सारी चीज़ें, पैसा और जो बाकी चीज़ें मैं लगा रहा हूँ, फर्नीचर या स्टॉक, ये सारा जो पैसा जो एक पर्सन लगाता है उसको हम बोलते हैं प्रोपराइटर या फिर ओनर। चलिए दोस्तों, सेकंड वर्ड इज़ कैपिटल। अब दोस्तों, जनरली हम बात करते हैं कि यार मैंने बिज़नेस शुरू किया, मेरा 10 लाख रुपया लगा। तो दोस्तों, ये जो आपका पैसा किसी बिज़नेस को शुरू करने में लगता है, इसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। जैसे मैंने कहा डेविड है, इसने एक बिज़नेस शुरू किया। कैसे शुरू करेगा बिज़नेस? ऐसे तो नहीं शुरू कर सकता, कुछ ना कुछ पैसा या और कोई चीज़ें लगाएगा। तो सपोज़ करो मैं मान लेता हूँ कि जो डेविड है, इसने जब बिज़नेस शुरू किया, इसने बिज़नेस में कैश भी लगाया। ठीक है, जैसे मैंने कहा कैश के अलावा, कैश के सिवा भी हम और चीज़ें भी लगाते हैं। जैसे मान लो इसने कुछ फर्नीचर भी लगाता है, कोई दुकान है उसको रेनोवेट करना है, फर्नीचर लगाना है डिस्प्ले के लिए। उसने कुछ स्टॉक भी लिया, यानी जो स्टॉक आगे कस्टमर को बेचेगा। तो दोस्तों, सपोज़ करो उसने कैश 50,000 की कैश लगाई, 20,000 उसका फर्नीचर आ गया 20,000 में, और मान लो 50,000 का उसने स्टॉक भी रखा जो आगे कस्टमर को बेचेगा। तो इन सब का टोटल हम अगर कंबाइंड नेम इसको दें तो वो ये है कैपिटल। यानी जो पैसा या एसेट्स, इनको दोस्तों एसेट्स कहते हैं, आगे बताऊंगा। कैश, फर्नीचर, स्टॉक, इसके अलावा भी जो चीज़ें वो लगाएगा, उसका जो कंबाइंड नेम है उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो कुल कैपिटल अगर हम देखें कि उसने कितना पैसा लगाया, कैश में 50,000, फर्नीचर में 20, 70,000 और 50,000 का स्टॉक, 70 और 50, 1,20,000। तो जितनी चीज़ें उसने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट की, उसका जो कंबाइंड नेम है उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो दोस्तों, कैश एंड अदर रिसोर्सेज से मतलब क्या है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, जो भी बता रहा हूँ, कैश के अलावा ये सारी चीज़ें इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर इनटू बिजनेस। ये जो इंसान है प्रोपराइटर, इसने जो पैसा, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, सारी चीज़ें एक ही जगह पे जो लगाई, एक ही साथ जो लगाई किसी बिजनेस को शुरू करने में, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं कैपिटल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्राइंग्स। अब दोस्तों, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, इसको मैं मिटा रहा हूँ। या सपोज करो डेविड जो ओनर है,
इसने कोई बिजनेस शुरू किया, इसने बिजनेस में पैसा लगाया, जिसको हमने क्या बोला, हमने बोला कैपिटल। ये बिजनेस है, बिजनेस के अंदर वो जो पैसा लगा उसको हम कैपिटल बोलेंगे। तो दोस्तों इसने पैसा लगाया बिजनेस में। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लो मैंने किसी बिजनेस में पैसा लगाया, मैंने लाख रुपया लगाया किसी बिजनेस को शुरू करने में। कई बार ऐसा होता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अपने बिजनेस से वो पैसा निकाल लेता हूँ, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। दोस्तों एक चीज़ आपने इसका ध्यान रखना है कि हम कोई भी जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम डेबिट को भूल जाते हैं इसमें। हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ट्रांजैक्शन को देखना है कि बिजनेस में क्या हो रहा है, हमारे पास पैसा, बिजनेस में पैसा आ रहा है या बिजनेस से पैसा जा रहा है। बिजनेस से पैसा आए चाहे डेविड के पास से आए या किसी और से, पैसा जाए चाहे डेविड को जाए या किसी और के पास जाए, हमें देखना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या हो रहा है। तो अब सपोज करो कि डेविड ने पैसा लगाया, डेविड ने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। अब डेविड को पैसे चाहिए, यानी जो ओनर है उसको पैसे चाहिए। उसने मान लो अपने बिजनेस में से वापस 10,000 रुपया विड्रॉ कर लिया। कितना पैसा विड्रॉ कर लिया? 10,000। तो इसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। लेकिन याद रखना, ड्राइंग्स जो हैं, पैसा लगाना कैपिटल और पैसे को वापस निकाल लेना, वो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। लेकिन याद रखना फॉर पर्सनल यूज़। डेविड ने पैसा लगाया था, वो हो गई उसकी कैपिटल, और बाद में उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी, उसने बिजनेस से 10,000 पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, नॉट फॉर बिजनेस यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। तो कैश एंड अदर रिसोर्सेज विड्रॉन बाय ओनर। सिर्फ कैश ही नहीं, अगर मान लो जैसे मैंने कहा मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है या डेविड का एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, इसने जो पैसा लगाया वो कैपिटल थी, अब उसने पैसा निकाला, वो भी ड्राइंग्स है। पैसे के अलावा इसके सिवा भी सपोज करो उसने एक एलईडी अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले ली, घर के लिए, अपने ही बिजनेस से, वो भी ड्राइंग्स में आएगी। तो चाहे वो कैश निकाले या कोई एसेट निकाले जैसे स्टॉक वगैरह, वो भी ड्राइंग्स ही कहलाएगी अकाउंटिंग टर्म में। तो कैश एंड अदर रिसोर्सेज विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़। तो दोस्तों अदर रिसोर्सेज में कैश के अलावा बाकी कोई चीज़ अगर वो अपने बिजनेस में से विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको भी हम ड्राइंग्स बोलेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज एसेट्स। एसेट्स क्या है दोस्तों? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में जाना चाहूँ तो एसेट इज़ एनीथिंग विच हैव सम इकोनॉमिकल वैल्यू और विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। यानी एसेट कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी कोई वैल्यू है, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या जिसको कभी ना कभी आपने ख़रीदा होगा। अब अगर मैं बात करूं, अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में देखो, अपने आसपास, तो आपको अपने आसपास दिखाई देने वाली हर चीज़ एसेट ही होगी। फॉर एग्जांपल, आपके आसपास गाड़ियां हैं, या कोई बिल्डिंग है, या कोई आप शॉप देख रहे हो, या आपके घर में इवन कि टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, फर्नीचर है, ये सब एसेट्स ही हैं। लेकिन दोस्तों मैंने कहा कि जब हम किसी भी चीज़ की बात करेंगे इसमें बिजनेस में, तो उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अब घर में यूज़ होने वाली चीज़, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है या टीवी है, वो भी एसेट्स है। लेकिन हम यहाँ पे घर की बात नहीं कर सकते, हम करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हमने बात करनी है। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव में, बिजनेस में जितनी भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर जो बिजनेस में यूज़ हो रहा है, उन सबको हम क्या बोलेंगे? एसेट्स। तो कोई भी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो लैंड है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे स्टॉक है, इनकी वैल्यू है क्योंकि ये कभी ना कभी खरीदे गए हैं या ये जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, इनको हम एसेट्स बोलते हैं। और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में एसेट्स हम उनको बोलेंगे अकाउंटिंग टर्म्स में जो बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं, नॉट फॉर पर्सनल यूज़, वो भी एसेट्स हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो जो रिसोर्सेज हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे एसेट्स। तो प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या क्या? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर ओन बाय एन एंटरप्राइज। कहता है ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर जो किसी एंटरप्राइज की हैं, किसी एंटरप्राइज जो कोई एंटरप्राइज ओन करता है, यानी जो मालिक है, कोई कंपनी उसका मालिक है, विच एनेबल द फर्म टू गेट बेनिफिट, जिससे कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैंने कहा कि मैंने एक शोरूम खोला, तो सपोज करो इसको शुरू से करते हैं कि मान लो मैंने एक ज़मीन खरीदी, पहले तो मैंने एक लैंड खरीदी, मेरा एसेट है, उसके ऊपर मैंने फिर एक बिल्डिंग बनाई जो मेरा शोरूम होगा, ठीक है, फिर उसमें मैंने फर्नीचर रखा, फिर उसमें मैंने स्टॉक रखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देंगी, क्योंकि उस बिल्डिंग में, लैंड के ऊपर जो मैंने बिल्डिंग बनाई, उसमें जो मैंने स्टॉक रखा, फर्नीचर भी रखा डिस्प्ले के लिए, ये सारी चीज़ें मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देंगी। क्योंकि
उस बिल्डिंग के अंदर मैंने बिजनेस करना है और उस बिजनेस से मुझे रेवेन्यू यानी पैसा आएगा, यानी इनकम जनरेट होगी। तो प्रॉपर्टीज़ जिसमें लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और बाकी सारी चीज़ें भी ओन बाय एंटरप्राइज, जो किसी एंटरप्राइज की हैं, जो कोई कंपनी जिसका मालिक है, विच एनेबल द फर्म, जो कि फर्म को एनेबल करती है, इस काबिल बनाती है टू गेट बेनिफिट इन फ्यूचर, कि उसका बेनिफिट उसको फ्यूचर में मिले। तो उन सबको हम क्या बोलेंगे? एसेट्स। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड इज लाइबिलिटीज़। अब दोस्तों लाइबिलिटीज़ किसे कहते हैं? जनरली लाइबिलिटी का मतलब होता है आपका कर्ज, आपकी देनदारी। फॉर एग्जांपल, आपने बैंक से लोन ले रखा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल भी लोन ही होता है, बट हम यहाँ पे अभी मैंने कहा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। आपने बैंक से लोन ले रखा है, अब वो लोन आपको बैंक को कभी ना कभी तो वापस करना है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज़ आर द ऑब्लिगेशंस टू पे सम टाइम इन फ्यूचर, यानी आपकी वो ऑब्लिगेशंस, आपकी वो जिम्मेदारियां जो आपको फ्यूचर में वापस करनी है, चाहे वो कैश में करनी है या सर्विस में। मैं उसकी भी एग्जांपल देता हूं। तो सबसे पहले लाइबिलिटी क्या हो गया? आपका कोई कर्ज, बैंक से लोन लिया है, वापस करना है, वो भी कर्ज है। मैं बिजनेसमैन हूँ, कई बार बिजनेसमैन क्या करते हैं कि उधार पे कोई चीज़ ले लेते हैं। अब मुझे स्टॉक चाहिए मेरे शोरूम के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उधार पे खरीद लेता हूँ कि भाई 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद मैं पैसे दे दूंगा, तो वो भी मेरी लाइबिलिटी है, क्योंकि जितने पीरियड के लिए मैंने वो उधार लिया है, वो चीज़ें खरीदी हैं, उतने पीरियड के बाद मुझे वो पैसा उसको देना भी है, वो भी मेरी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज़ दोस्तों इन टर्म्स ऑफ गुड्स और इन टर्म्स ऑफ सर्विस दोनों में होती है। इन टर्म्स ऑफ कैश और इन टर्म्स ऑफ सर्विस। लाइबिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ कैश का मतलब हो गया दोस्तों कि मैंने पैसा लिया है, मैंने पैसा वापस करना है। फॉर एग्जांपल, मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मैं बैंक से लोन ले लेता हूँ, तो बाद में मुझे क्या करना है? पैसे के बदले बैंक को पैसा ही देना है। इसको कहते हैं इन टर्म्स ऑफ कैश, कि कैश के बदले मुझे कैश ही देना है। या फिर आप ऐसा कर लो कि आपने गुड्स खरीदी, ठीक है, अब गुड्स का भी पैसा देना है, क्योंकि गुड्स जो है एक तरह से मनी को ही रिप्रेजेंट कर रही है, मनी वैल्यू में ही मेजर होती हैं। आपने गुड्स खरीदी हैं 10,000 की गुड्स, तो आपके लिए वो लाइबिलिटी कि आपने वो 10,000 रुपये कैश उसको देना ही हो गया इन टर्म्स ऑफ कैश। अब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विस। लाइबिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ सर्विस। इन टर्म्स ऑफ सर्विस का मतलब हो गया दोस्तों कि जहाँ पे आपको पैसा वापस नहीं करना, आपको सर्विस देनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक टीचर हूँ, सपोज करो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और मैंने उनसे मान लो 5,000 रुपये एडवांस फीस ले ली पूरे सिलेबस की। अब मुझे उनको फ़ीस वापस नहीं करनी, मुझे सर्विस देनी है उनको। सर्विस मतलब मुझे उनको प्रिपेयर करवाना एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरह लाइबिलिटीज़ हम कैश में भी पे करते हैं और इन टर्म्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ सर्विस भी वापस करते हैं। तो इट मीन्स अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस। कहता है इसका मतलब क्या लाइबिलिटी का, कि वो अमाउंट जो बिजनेस ने पे करना है किसी को भी, चाहे बैंक को या किसी को भी। लाइबिलिटीज टूवर्ड्स ओनर इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। अब यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है दोस्तों, ध्यान से देखना। मैंने कहा जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं हमने उसको देखना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने कहा डेविड ने बिजनेस शुरू किया, अब हमने इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि लाइबिलिटीज टूवर्ड ओनर इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। ओनर कौन है दोस्तों? डेविड है। इस बिजनेस की क्या लाइबिलिटी है? इस बिजनेस की डेविड की तरफ क्या लाइबिलिटी है? इस बिजनेस में डेविड का कुछ देना है। क्या देना है? जो डेविड ने पैसा लगाया था, जो मैंने अभी एग्जांपल देके बताया था आपको इससे पहले कि सपोज करो डेविड ने इसमें 1 लाख रुपया लगाया है। अब इस बिजनेस की ये एक लाइबिलिटी है। ये एक्स कंपनी जो है, हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कंपनी के पास, एक्स कंपनी के पास जो 1 लाख रुपया आया है वो कहाँ से आया है, किसने दिया है? किसी ने तो दिया होगा। ओनर है उसका, कौन है? डेविड। अगर हम इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस कंपनी ने डेविड का 1 लाख रुपया देना है, तो इस कंपनी के लिए भी ये लाइबिलिटी है। मैंने कहा था हमें कुछ भी देखना है डेविड के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, हमने देखना है इसके पर्सपेक्टिव से। भाई इस कंपनी में 1 लाख रुपया आया, किसने लाया? डेविड ने। तो इस कंपनी का फर्ज बनता है कि जो पैसा इस डेविड ने इस कंपनी में लगाया उसको डेविड को वापस भी करना है। तो ये 1 लाख रुपया इस कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी भी है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज। दूसरी होती है दोस्तों लाइबिलिटीज टूवर्ड्स लाइबिलिटी टूवर्ड आउटसाइडर्स। तो यहाँ पे वर्ड है दोस्तों आउटसाइडर। तो लाइबिलिटीज टूवर्ड्स आउटसाइडर इज कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जो आउटसाइडर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी वो एक्सटर्नल है। फॉर एग्जांपल, अब ये बिजनेस है, डेविड की लाइबिलिटी तो हो गई इंटरनल। अब इस बिजनेस को लोन चाहिए, मान लो ये बैंक से पैसा लेता है या किसी और फॉर्म से किसी से भी पैसा लेता है,
तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, वो बिजनेस ने वापस डेबिट को नहीं देना, वो किसी और को देना है, बिजनेस से बाहर किसी को देना है। तो जब हमें कोई पैसा बिजनेस से बाहर पे करना है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो शॉर्ट में लायबिलिटीज़ का क्या मतलब है, आपका कोई भी कर्ज या देनदारी जो आपको फ्यूचर में पे करनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड इज इनकम या फिर रिसीप्ट। इनकम क्या है दोस्तों, हम कोई बिजनेस जब शुरू करते हैं तो बिजनेस हम किस लिए शुरू क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पैसा जनरेट करना है। तो इनकम क्या है, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विस और एसेट्स। कोई भी ऐसा पैसा जो हम अपने बिजनेस में कोई गुड्स बेच के, जैसे मैंने कहा स्टॉक, मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, उसमें मैंने मान लो कोई टीवी या कोई रेफ्रिजरेटर या कोई एसी बेचा, तो उसको कहते हैं सेलिंग ऑफ गुड्स। तो मैंने गुड्स बेची, या मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड की, या मैंने कोई एसेट बेचा, इन सब से मुझे जो पैसा आया वो मेरी क्या है, इनकम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंस होता है खर्चा। दोस्तों आपको पता है जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस को शुरू करने के बाद भी खर्चे होते हैं। एक तो हो गया कि बिजनेस शुरू किया, कैपिटल लगा दी, लेकिन खर्चे तो उसके बाद भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एम्प्लॉइज़ रखे हैं, आपने उनको सैलरी देनी है, आपने अगर बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है तो उसका रेंट देना है, या आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है। तो इस तरह से बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो किसी भी बिज़नेस को ऑपरेट करने में, बिज़नेस को चलाने में जो हमारी कॉस्ट आती है, जो हमारा खर्चा आता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। द अमाउंट स्पेंड टू अर्न रेवेन्यूज़, यानी हमने जो अमाउंट खर्चा किया हम अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, क्योंकि हम अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी दे रहे हैं, सपोज करो बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं, बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बिल दे रहे हैं। तो ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज प्रॉफिट। अब ये तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है दोस्तों, आई होप सबको पता होगा। हम कोई बिजनेस क्यों करते हैं, कि हमें प्रॉफिट कमाना है। अब प्रॉफिट हम कैसे कमाएंगे भाई, एक चीज़ है मैंने 100 रुपये की खरीदी, एक चीज़ जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 100 रुपये, मैंने 100 रुपये में खरीदी। तो बिज़नेस कैसे होता है आपका, मतलब जो चीज़ आप खरीदोगे 100 रुपये की, सपोज उसको आप महंगी बेचोगे ना थोड़ी, प्रॉफिट तो तभी आएगा। तो मान लो उसको मैंने बेचा, मेरा सेलिंग प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस है 120, तो अगर आप देखोगे तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का। कि मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी और बेची कितने की, 120 की। तो जो बचा मेरे पास 20 रुपये, वो मेरा क्या है, प्रॉफिट। तो दोस्तों प्रॉफिट क्या है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू आपका क्या है, ये जो मैं बता रहा हूँ सेलिंग प्राइस या सेल्स या जो भी आप इनकम जनरेट कर रही हो, ओवर एक्सपेंस। एक्सपेंस कितना था, 100, कॉस्ट कितनी थी, 100, इज टर्म्ड एज प्रॉफिट। कहता है जो रेवेन्यू इससे ज़्यादा है, एक्सपेंस से हमारा जो ज़्यादा आया है रेवेन्यू, एक्सपेंस से कितना ज़्यादा आया है, 20 रुपये ज़्यादा आया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। चलिए दोस्तों लॉस इसका उल्टा हो गया दोस्तों। मैंने कोई चीज़ 100 रुपीज़ में खरीदी और बिकॉज ऑफ सम रीज़न मुझे सस्ती बेचनी पड़ी, मान लो 80 रुपीज़ में बेचनी पड़ी, तो मेरा वो लॉस हो गया। तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, जब आपके एक्सपेंस ज़्यादा है, मान लो कॉस्ट आपकी 100 है और सेलिंग प्राइस आपका 80 है, तो इसमें 20 रुपये आपका नुकसान हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉस। सो एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू इज कॉल्ड लॉस। गेन, दोस्तों देखने में प्रॉफिट और गेन अगर आप सोचो, अगर आपको कई बार आपको ऐसा लगेगा यार ये तो सेम ही है, प्रॉफिट और गेन तो सेम ही होता है, बट देयर इज बेसिक डिफरेंस। इट इज़ ए प्रॉफिट विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। देखो ये जो प्रॉफिट है, ये वो प्रॉफिट होता है जो हम अपने बिजनेस से जनरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, वहाँ से मुझे जो चीज़ें बेचने पे, अपना खर्चा निकालने पे जो मेरे पास बचा, वो मेरा, उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। लेकिन गेन किसको कहते हैं, ये वो प्रॉफिट होता है, ये भी प्रॉफिट ही है, लेकिन ये वो प्रॉफिट होता है जो हमारे बिजनेस से जनरेट नहीं होता, बिजनेस से बाहर। इट इज़ ए प्रॉफिट विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज करो कि मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें प्रॉफिट हो गया मान लो 1 लाख रुपये का। अब उस 1 लाख रुपये से मैंने क्या किया, सपोज करो कोई मैंने ज़मीन खरीदी और उसको बाद में मैंने बेचा 2 लाख रुपये में। अब वो जो 1 लाख की ज़मीन मैंने 2 लाख में बेची, वो मेरा 1 लाख रुपया क्या है, गेन। अब उसको मैं प्रॉफिट क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरी जो रूटीन बिजनेस है ये उसका हिस्सा नहीं है, ये मेरे बिजनेस से बाहर की कोई इनकम है। तो ऐसा कोई गेन प्रॉफिट जो आपको बिजनेस से बाहर हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बेसिक टर्म्स बताई। इसके अलावा कुछ और भी बताऊंगा, एक्सपेंडिचर के बारे में भी बात करनी है, हमें एक्सपेंस के भी बारे में बात करनी है, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में दोस्तों कल जो मैंने करवाया था
इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसमें जो पूरी प्रोसेस बताई थी, तो उसके कुछ मैं MCQs लेके आया हूँ। आज हम उसको सॉल्व करेंगे। ये आपको तब आएगा जब आपने पिछला वीडियो देखा होगा, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ MCQs लिख रहा हूँ। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हुआ है तो मे भी शायद आपको इसके आंसर्स आते होंगे। पहले मैं MCQs लिख दूं। इसमें फर्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग will not be recorded in the books of account। इसके 4 ऑप्शन बता रहा हूँ। A, सेल ऑफ गुड्स, B, पेमेंट ऑफ सैलरी, C, quality of staff, and D is purchase of goods। तब तक आप सोचो कि इसका कौन सा आंसर होगा, मैं बाद में इसका रिप्लाई करूंगा। पहले मैं लिख लेता हूँ। सेकेंड इज विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है वो क्या है? फर्स्ट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। बी पार्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। C is communication of information, and D is analysis। Next is which of the following, third is which of the following is not an internal user, internal users of financial statement? A, board of director, B is manager, C is employees, and D is lender। चलिए दोस्तों, इनको पहले देख लेते हैं। तो जो मैंने कल करवाया था उसी के ऊपर बेस्ड ये MCQs हैं। सो द फर्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें हम कौन सी जो ऑप्शन है अपनी अकाउंट्स बुक जो है उसमें रिकॉर्ड नहीं रखते। तो ऑप्शन फर्स्ट इज ए, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, क्वालिटी ऑफ स्टाफ और परचेज ऑफ गुड्स। देखो, हम ट्रांजैक्शन का कल मैंने आपको बताया होगा, जिसमें आइडेंटिफिकेशन और मेजरिंग में था कि हम जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनका रिकॉर्ड रखते हैं। मेजरिंग में मैंने कहा था कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू में, कि उसकी मनी वैल्यू क्या है। देखो, जब हम गुड्स बेचेंगे तो गुड्स जाएंगी, कैश आएगा, मनी वैल्यू तो इसमें इन्वॉल्व है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है उसमें, तो ये तो हो नहीं सकता। इसने कहा कौन सी नहीं रिकॉर्ड होगी। पेमेंट ऑफ सैलरी भी हम किस फॉर्म में पे करेंगे, कैश की फॉर्म में या चेक देंगे, तो इसमें भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ये भी नहीं आ सकती। क्वालिटी ऑफ स्टाफ, अब दोस्तों क्वालिटी ऑफ स्टाफ के लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करनी। मतलब क्वालिटी ऑफ स्टाफ क्या है
कि हमारा स्टाफ अच्छा है या बुरा है, इससे हमारी फाइनेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जब तक हम उस स्टाफ को पेमेंट नहीं करेंगे। तो क्वालिटी को हम इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर्स नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज़ क्वालिटी ऑफ स्टाफ। लास्ट था परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स भी हम परचेज करेंगे तब भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उसमें भी पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, पैसा आ रहा है, हम पैसा दे के गुड्स खरीदेंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो क्वालिटी ऑफ स्टाफ जो है इसको इन टर्म्स ऑफ मनी हम मेजर नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द राइट आंसर सी। विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। कल अगर आपने प्रोसेस को, अकाउंटिंग प्रोसेस को ध्यान से सुना होगा मुझसे और देखा होगा, तो लास्ट प्रोसेस मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कहाँ से शुरू होता है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, फिर समराइज, फिर एनालाइजिंग। तो दोस्तों लास्ट स्टेप क्या था? लास्ट स्टेप था कम्युनिकेशन। जब हम बताते हैं तो इसमें कहा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ये तो पहला स्टेप है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये तो मतलब लास्ट में होता है जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और एनालिसिस, एनालिसिस भी बाद में करते हैं। लास्ट स्टेप जो हम करते हैं इन सब में, लास्ट स्टेप जो है इन शॉर्ट वो है कम्युनिकेशन, कि जब हमने रिजल्ट निकाल लिया और उसको कम्युनिकेट करें यूज़र्स में। तो द राइट आंसर इज सी, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड द लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कल मैंने बताया था कि जो हम रिजल्ट कम्युनिकेट करते हैं उसमें दो तरह के लोग होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल यूजर्स। इसमें से कौन से हैं जो इंटरनल यूजर्स नहीं हैं? कल बताया था इंटरनल यूज कौन हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेके एक पीएन तक, यानी हायर लेवल स्टाफ से लेके लोअर लेवल स्टाफ तक सारे ही इंटरनल में आते हैं। तो कहता है इसमें से कौन से जो हैं वो इंटरनल नहीं है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो है ही है, एम्प्लॉइज़ कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं, मैनेजर भी कंपनी का ही है, एम्प्लॉइज़ भी कंपनी के ही होते हैं। लास्ट इज लेंडर। द राइट आंसर इज लेंडर। लेंडर कौन है? जिसने पैसा, लेंडर मतलब जिसने पैसा कंपनी को उधार दिया हुआ है, जिसने कंपनी को लोन दिया है, चाहे वो बैंक है या कोई और। तो लेंडर जो हैं ये इंटरनल में नहीं आते, ये एक्सटर्नल में आते हैं। तो राइट आंसर इज लेंडर। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि अब तक ये मेरे जो लेक्चर्स हैं वो पहुँच पाएँ। पूरा जो अकाउंटेंसी है मैं इसी पे अपने चैनल पे ही कंप्लीट करवाऊँगा आपको। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।